अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और ड्रामे के बारे में बात करेंगे, समरी और एनालिसिस करेंगे उसकी, जिसका नाम है डॉक्टर फास्टिस। तो शुरू करते हैं। तो डॉक्टर फास्टिस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखी है। और क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में हम सब जानते हैं और डीपली अगर इनको स्टडी किया जाए तो बहुत सारे राइटर्स हिस्टोरियंस उसे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो क्रिस्टोफर मार्लोव था ये असल में शेक्सपियर था, या शेक्सपियर जो था वो था ही नहीं, कोई क्रिस्टोफर मार्लोव था। क्योंकि इसके और उसके प्लेज़ राइटिंग में या राइटिंग स्टाइल में जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और शेक्सपियर ने जिस तरह लिखा है तो क्रिस्टोफर मार्लोव भी प्लेज़ में उससे पीछे नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो शेक्सपियर से अच्छा लिखते थे, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, शेक्सपियर उससे पहले है और क्रिस्टोफर मार्लोव जो है वो दूसरे नंबर पे है। और दूसरी बात ये भी है कि हिस्ट्री लिखती है कि दोनों जो है 1564 में पैदा हुए थे, एक ही डेट पे। तो ये भी मसला है, एक ही साल पैदा हुए थे, इसलिए लोग उसे कंफ्यूज करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव ने और भी बहुत सारे फेमस प्लेज लिखे हैं, पांच या मतलब उसके सारी ही फेमस है। उसने टम्बरलीन लिखा है जो कि ब्लैंक वर्स में है। उसने जी ऑफ माल्टा लिखा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जीव्स के बारे में है, ज़रूर पढ़िएगा। तो ये जो प्ले है डॉक्टर फास्टिस, ये क्रिस्टोफर मार्लोव ने एक हिस्ट्री पढ़ी थी उससे ली है, जिसको हिस्टोरिया वॉन डी ओहान कहते हैं, फॉस्टन। हिस्टोरिया वॉन डी ओहान फॉस्टन, वो एक जर्मन राइटर ने लिखी है, एनोनिमस राइटर था। और वो जो था वो एक वॉल्यूम की शक्ल में था, 1587 में पब्लिश किया गया था या लिखा गया था, इट इज़ अननोन। उसके बाद वो 1592 में ट्रांसलेट हो गया था इंग्लिश में। और इसी साल कहा जाता है कि पॉसिबली ये 1592 में क्रिस्टोफर मार्लोव ने भी लिखा था। इसका पूरा जो नाम है वो डॉक्टर फास्टस नहीं है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस है। और ये जो है ये दो टेक्स्ट में पब्लिश किया गया था। एक जो है 1604 में जो कि ब्लैंक वर्स में है, और एक दूसरा जो टेक्स्ट था वो 1616 में पब्लिश किया गया था प्रोस के शक्ल में। और ये जो एज चल रही थी, हम सबको पता है कि शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे दे बिलोंग्स टू रेनेसा एज, बहुत फेमस एज है प्लेस के लिए। और इसकी सेटिंग जो है वो जर्मनी में है। चार्ल्स द फिफ्थ जो किंग था, वहाँ ये कहानी लिखी गई है उस दौरान। और क्लाइमेक्स जो है इस प्ले की, वो ये है जब वो डॉक्टर फास्टिस आखिर में रिग्रेट करते हैं और रोते हुए उसे जहन्नम में फेंका जाता है। देयर इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले। एंटागनिस्ट जो है, विलन जो है, वो फास्टस को बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ख़ुद का दुश्मन बन गया था, विलन बन गया था। और हीरो जो है वो भी फास्टस इसलिए है क्योंकि ट्रेजिडी है ही इसलिए ये प्ले, कि हीरो के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है या मर जाता है, ट्रेजिडी हो जाती है उसके साथ। तो ये जो प्ले है ये एक ट्रेजिडी है, कॉमेडी वगैरह या ट्रेजो कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। और दूसरे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स, और अगर पढ़े भी आप लोग तो लूसीफर जो है, जो डेवल का सबसे बड़ा जो शैतान था, वो कहा जाता है कि ये उसमें एंटागनिस्ट है, विलन है। ये प्ले जो है 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल है। और 17th सेंचुरी में 1600 के बाद क्रिस्टोफर मार्लोव जब मर गए थे, स्टेज पे जब ये परफॉर्म हो रही थी तो बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो रो रहे थे। विलियम फ्रेन कहते हैं ये कि फेक बेयर्ड रियल फेयर। वो जो एक्टर्स थे उन लोगों ने फेक दाढ़ियाँ लगाई थी, लेकिन वो जो फेयर था वो रियल था, क्योंकि फास्टस के साथ जो वाक़या हो रहा था, जो गलतियाँ उन्होंने की थी, आजकल के माशरे में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। प्राउड वगैरह या प्राइड ये लोगों में होता है, जब वो थोड़े हैंडसम हो या थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हो जाए तो ये चीज़ उसमें आ जाती है। इसलिए ये एक अच्छी प्ले है हर इंसान के लिए, वो लिटरेचर का स्टूडेंट हो या ना हो, ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए। अब हम करेक्टर के बारे में जानते हैं, और करेक्टर को अगर हम गौर से देखें और इसको गौर से सुने तो हमें समरी और कहानी भी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। पहला जो करेक्टर है वो डॉक्टर फास्टस का है, जो कि एक हीरो है प्ले का, प्रोटैगनिस्ट है। और दूसरा जो है वो मेफिस्टोफेलिस है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो एक कारिंदा है, शैतान है, लूसीफर का एक आदमी है, जो कि डॉक्टर फास्टस और लूसीफर के दरमियान जो भी मामलात होते हैं पूरे प्ले में, ये जो है ये मेफिस्टोफेलिस सर अंजाम देता है। उससे ऑर्डर लेके आता है और डॉक्टर फास्टस को बताता है, और अच्छी चीज़ों से मना करता है, और बुरी चीज़ों के लिए वो उसे मशवरे देता है। इसके अलावा वैगनर है,
जो कि डॉक्टर फास्टस का स्टूडेंट है और उसका सर्वेंट भी है, दोनों काम सर अंजाम देता है। बाद में उसे पैसे वगैरह भी मिल जाते हैं। लूसीफर जो है वो एंटागनिस्ट और सबसे बड़ा जो शैतान डेविल था वो है इस प्ले में। कोरस मैंने पहले भी एक ड्रामे में कहा था आप लोगों को, अरीब्स रेक्स में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन इस प्ले में सीन थोड़ा अलग है। ये एक सिंगल पर्सन है, बिल्कुल अलहदा आ जाता है और प्रोलॉग या मोनोलॉग या एपीलॉग वगैरह ये चीज़ें डिलीवर करता है स्टेज पे। जो भी बातें हो जाती है वो कहता है, बयान करता है ऑडियंस को कि ये जो दो लोग हैं ये कहना चाहते हैं, या इसके बाद ये वाक़या हो गया, इसके बाद ये होगा। जिस तरह मैंने आगे कहना भी है समरी में, जब लास्ट में फास्टस को जहन्नम में या हेल में फेंका जाता है तो वो आके कह देता है कि अब इसको जहन्नम में फेंका जा रहा है। इसके अलावा दो और करेक्टर है, गुड एंजल एंड बैड एंजल या ईवल एंजल, वो भी हमें समरी में मिलेंगे देखने को कहानी में। और रॉबिन है या रेफ है, ये दो दोस्त है, इनकीपर है, मतलब होटल में काम करते थे। और हॉर्स कर्सर है, ये एक आदमी है, घोड़े का की एक कहानी है, वो हमें देखने को मिलेगी, सुनने को। और इसके अलावा माइनर करेक्टर्स में जो है एक पोप आता है रोमन कैथोलिक चर्च का, 3 स्कॉलर्स आ जाते हैं जो कि बाद में उनको मशवरे देते हैं डॉक्टर फास्टस को। हेलेन ऑफ ट्रॉय जो हमें पता है कि ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत बड़ा करेक्टर है, बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बातें हुई है उस पर, और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और ट्रोजन वार भी उसकी वजह से लड़ी गई थी। ये माइनर करेक्टर में आ जाता है, एक छोटी सी सीन में ये आ जाती है। वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस जो है वो दो म्यूजिशियंस है, जिससे कहानी में डॉक्टर फास्टर जो है वो मैजिक के किताबें लेके आता है, तो इन दोनों का भी माइनर करेक्टर है। द सेवन डेडली सिंस जो है, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इस ड्रामे में हमें ये सीखने को भी मिलता है कि सेवन डेडली सिंस किसे कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसमें प्राइड है, कोविशियसनेस है, एनवी है, रत है, ग्लटनी है, स्लॉथ है और लचरी है। तो ये भी हमने सीखने हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में मैं गलती कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी इन एडवांस। ये चीज़ें हमने सीखनी है कि सेवन डेडली सिंस असल में होते क्या। इस प्ले में इनका किरदार जो है वो लूसीफर ने बनाया है और वो डॉक्टर फास्टस को इसका दोस्त बना देते हैं कि वो आप लोगों के साथ मगन रहे, बिज़ी रहे और अच्छी चीज़ों के तरफ उनका जहन जो है वो ना चला जाए, वो अच्छाइयों की तरफ ना मुड़े या रिग्रेट ना करें इन कामों पे जो हम कर रहे हैं। तो ये जो है ये सेवन डेडली सिन उनके दोस्त बन जाते हैं और इंसानों की शक्ल में या डेवल्स की शक्ल में आ जाते हैं, उसको बिज़ी रखते हैं। इसके अलावा एम्पायर है, उसमें एक बादशाह चार्ल्स द फिफ्थ, जिस तरह मैंने पहले कहा। और एक ओल्ड मैन है, वो बाद में उसे मशवरा देता है कि इस गलत काम को छोड़ दो, उसका भी एक माइनर कैरेक्टर है। बिलजेबब है, जिस तरह आप लोगों ने बिलजेबब का अपना जो मतलब है मैं बताना चाहूँगा, वो है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ग्रीक मैथोलॉजी है और ये एक शैतान है, एक डेवल है। ये भी लूसीफर के साथ आ जाता है। ये जो नॉवल हम पढ़ते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये उसके साथ रिलेट करता है थोड़ा बहुत। ड्यूक और डचेज है उसमें वेन हॉल्ट का, जो कि अंगूर का एक किस्सा उसमें आ जाता है, माइनर करेक्टर्स में से है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैकेडोनियन है, मैकेडोन का, वो भी इसमें एक एक्ट के लिए या एक सीन के लिए आ जाता है। तो अब हम समरी पे बात करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि डॉक्टर फास्टस जो है वो विटनबर्ग में है, जर्मनी में, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, मतलब एक पीएचडी स्कॉलर हम उसे कह सकते हैं आजकल के ज़माने में। डॉक्टर उस तरह का नहीं था, तबीब वगैरह, और वो बहुत ही एजुकेटेड इंसान था। तो इसलिए वो सोच रहा था कि मेरी एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे अब किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, कुछ और स्टडी करनी चाहिए। तो वो उसके बाद अपने सर्वेंट को कहता है कि मुझे मैजिक सीखनी है। वो परस्यू करना चाहता है ना मैजिक को। तो वो सर्वेंट जो है वैगनर, जिस तरह मैंने करेक्टर में कहा, वो उसके बाद उसको वाल्डेस और कर्नेलिस के बारे में कहते हैं कि ये जो दो है ये बंदे म्यूजिशियंस है और इससे आप किताबें वगैरह मंगवा लें। लेकिन तब इसको दो एंजल्स आ जाते हैं, एक है गुड एंजल, एक है ईवल और बैड एंजल। तो गुड एंजल जो है वो उसको साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, बताती है सारी की सारी जो भी मैजिक है या फिर ये विच क्राफ्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बैड एंजल जो है वो उसके फ़ायदे और उसको गुमराह करने की कोशिश करती है। उसके बाद जो है वो ऑफ कोर्स हम बुरी चीज़ों को ही सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है वो बॉक्स ले लेता है वाल्डिस और कर्नीलियस से, और जब 2-3 स्कॉलर्स होते हैं उसमें जब उन्हें पता चल जाता है तो वो लेमेंट करते हैं, अफ़गान करते हैं, ये तो कि ये तो गलत बात है,
वो प्रीस्ट वगैरह होंगे। इसके बाद बुक्स स्टडी करने के बाद, चूँकि वो एक एजुकेटेड बंदा था, तो उसकी पावर जो है उस चीज़ में बढ़ गई थी। वो उसकी मुलाकात में मेफिस्टोफेलिस के साथ हो जाती है, जो कि लूसीफ़र ने भेजा होता है। और लूसीफ़र जो है वो एंटागनिस्ट है, सबसे बड़ा जो डेविल था वो ये है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो उसका कारिंदा है, उसके लिए काम करता है, वो भी एक डेविल है। वो आ जाता है, उसके बाद वो कहता है उसे कि हम आपको पावर देंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मैजिशियन बनाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ एक बॉन्ड लिखना पड़ेगा। तो तब बॉन्ड कुछ इस तरह था, लूसीफर उसे कहता है कि 24 साल 24 ईयर्स के लिए हम आपको नॉलेज और पावर देंगे, और आपने हमारे साथ एक बॉन्ड लिखना है कि उसके बाद आपको हम हेल में फेंकेंगे, या जो आपकी सोल जो है वो हमारे कब्ज़े में आ जाएगी। स्टार्ट में तो वो उसे ऐसा नहीं कहता, लेकिन आपकी सोल जो है वो हमारी होगी, और 24 साल तक आप मज़े करते रहेंगे अपने नॉलेज और पावर से। डॉक्टर फास्टर जो है वो इस डील के बारे में अच्छा फ़ील कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं कि ये तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं बर्बाद हो सकता हूँ। लेकिन 24 साल की उम्र हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो फिर रिज़ॉल्व हो जाती है वो बात, और मेफिस्टोफेलिस जो है वो वापस आ जाता है और उसको फिर से गुमराह करने की कोशिश कर लेता है, उससे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन जो है उसके जवाबात दे देता है, और उसके बाद वो बॉन्ड के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने खून से एक बॉन्ड जो है वो लिख देता है। तो बॉन्ड साइन करने के बाद जो है वो मेफिस्टोफेलिस से हर तरह के क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि उसको एक बहुत थर्स्ट होती है नॉलेज हासिल करने की। और वो मैरिज के बारे में कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई। मेफिस्टोफेलिस उसको बहुत ज़्यादा रिच कर देता है, पैसे दे देता है, लेकिन उसकी शादी जो है वो मेफिस्टोफेलिस उसके ख़िलाफ़ था, क्योंकि ये एक लॉफुल चीज़ है, रिलीजियस चीज़ है। और वो उसकी शादी फिर कर देता है, लेकिन एक डेविल वोमन से कर देता है। अब बाद में उसको वो किताबें देता है एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स के बारे में। और एक दफ़ा और जो है ये बहुत दफ़ा जो है डॉक्टर फास्टस को ये रिग्रेट्स आ जाते हैं, और वो गॉड के बारे में मेफिस्टोफेलिस से क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है इन तरह के सवालात को रिजेक्ट करता है, अवॉइड करता है, जवाब देना नहीं चाहता। लूसीफर जो है एडवांस एक टाइम पे वो उसे मना करता है कि गॉड और क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, इनके बारे में बिल्कुल सवाल नहीं पूछना, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिलीजियस। तो वो तो शैतान थे। और फिर डॉक्टर फास्टिस और मेफिस्टोफेलिस जो है वो रोम चले जाते हैं। उधर जो है मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फास्टिस को कहता है कि ये जो पोप है रोमन कैथोलिक चर्च का, इसका मजाक उड़ाओ, इसको इस पे कोई जोक मारो। उसके बाद वो फिर जर्मनी आ जाते हैं, और चार्ल्स फिफ्थ जो है वो उसे इनवाइट करते हैं कि वो उसको अपने मैजिक्स के जो स्केल है वो दिखाए। और उसके बाद जो है वो उसको कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को इधर पेश करो, वो भी कर लेता है। उधर मैंने करेक्टर्स में भी कहा था आप लोगों को। इसके बाद एक हॉर्स कर्सर का वाक़या आ जाता है, और डॉक्टर फास्टर जो है वो सोए रहते हैं, लेकिन उसने एक आदमी पे घोड़ा भेजा होता है कि ये घोड़ा है और मैं आपको बेच के दे दूँगा, लेकिन ये जो है इसमें पानी, इस घोड़े को पानी में डुबोना नहीं है और ना ही इसको टच करना है पानी को। लेकिन वो बंदा इसका मजाक बना के चला जाता है, और वो जब एक दरिया में घोड़े को चला के देखता है तो वो घोड़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। वो वापस आ जाता है, इस तरह एक छोटी कहानी है। वो उसे फिर मैजिक से उसे डराता है उस बड़े इस इंसान को, और फिर भाग जाता है। उसके बाद ड्यूक और डचेस है, जिस तरह मैंने करेक्टर्स में कहता है वेन हॉल्ट के, वो उसे इनवाइट करते हैं कि इस ज़माने में सीज़न में जो है ग्रेप्स नहीं है, अंगूर, तो वो हमें ला के दो। वो ला के दे देता है उस डशेस को। और उसके बाद उस ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स होते हैं, वो उसे हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में पूछते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी जादूगर है तो वो इसको प्रेजेंट कराओ। तो वो उसको भी लेके आ जाता है। वक्त गुजरता जा रहा था, और एक बूढ़ा आदमी जो है वो फिर आ गया और उसको फिर समझाने लगा कि ये चीज़ें जो है, ये जो कर रहे हैं आप, ये गलत है, और उससे मना करना चाहता है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसका पीछा नहीं छोड़ते, और लास्ट टाइम जो है वो बारगेन करना चाहता है गॉड के साथ। रोने लग जाता है कि नहीं, मैंने अपना सोल वापस लेना है। लेकिन उसने बॉन्ड अपने खून से लिखा होता है, और ये एक शैतानी अमल था जो कि वापस नहीं कर सकता था। और डेवल जो है उसे ड्रैग करते हैं, उसे खींचते हैं अपने पैर से। और
ड्रामे के एंड में कोरस जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा था, एक अकेला आदमी था, वो आ जाता है, एपिलॉग स्टार्ट कर लेता है कि डॉक्टर फास्टस को अब हेल में डाला जाता है और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अनलॉफुल चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, और इधर ही हमारा प्ले जो है, कहानी वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम थीम्स की बात करें तो सबसे पहला जो थीम है वो एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर है। और ये कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि एजुकेशन के बारे में बातें हैं, नॉलेज को हासिल करना और पावर को हासिल करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। थर्स्ट हाउस में एक हद से ज़्यादा चीज़ों को पसंद करना। दूसरा जो थीम है वो द रेनेसा इंडिविजुअल है कि रेनेसा के आदमी किस तरह थे। तो इधर एक मॉडर्निज़म दिखाई गई है जो कि आजकल के दौर में भी ये चीज़ है। प्राइड ऑफ डॉक्टर फॉस्टस है। डॉक्टर फास्टस को प्राइड था अपने नॉलेज पे, और फिर मैजिक भी इसलिए हासिल करता था कि वो लोगों को कुछ दिखा सके और फेम हासिल कर सके। इसके अलावा चौथा जो थीम है वो ये है थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड पावर, और ये भी एक थर्स्ट था, पहले थीम में भी यही चीज़ प्रूव हो जाता है। इसके अलावा डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन है। डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन एक अच्छा थीम है, और इसको आप इस तरह एलाबोरेट कर सकते हैं कि वो जो इंसान था वो कंफ्यूज था डॉक्टर फास्टस, कि उसको रिपेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उसको पता नहीं होता कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो एक डिवाइडेड नेचर होता है इंसान का। इसके अलावा गुड वर्सेस ईवल है। तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, ये हमें ड्रामे से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ों को हमें लेके चलना है, कौन सी चीज़ों को एडवांस में ही छोड़ देना है स्टार्ट में। और लास्ट में जो थीम है वो कन्फ्लिक्ट बिटवीन रेनेसा एंड मिडीवियल एजेस है या मैन है। तो मिडीवियल एज में पुराने ज़माने में लोग जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे, वो इतने ज़्यादा पावर और नॉलेज के भूखे नहीं होते थे और ना एजुकेशन के, तो वो लिमिटेड रहते थे। लेकिन रेनेसा का जो आदमी था वो मॉडर्निज़म की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे था, तो इसलिए उसको इन चीज़ों की प्यास ज़्यादा थी। अच्छा, लास्ट में हम द सेवन डेडली सिंस के बारे में बात करेंगे। सेवन डेडली सिंस जो है ये क्रिश्चियनिटी में काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है, उसे एक रिलीजियस बेस पे माना जाता है। ये फिफ्थ सेंचुरी में, मतलब 400 के बाद जो है, ये एक पोप ने, एक पादरी ने इसे एक्सप्लेन किया था रिलीजियस बेसिस पे। उसके बाद ये सेवन्थ सेंचुरी में एक राइटर ने इसके बारे में बात की, उसको फेम मिला और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे फेमस कर दिया। मतलब जानने लगे कि ये अगर ये सात, पहले ये 8 हुआ करते थे, फिर एक चीज़ उससे काटी गई। तो ये अगर ये सेंस है हम में, तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम जो है वो नाकाम रहेंगे और गुमराह हो जाएंगे। सबसे पहला जो है इसमें प्राइड है। हमें किसी भी चीज़ पे फ़ख्र नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, ये हमारे रिलीजन्स में भी है। कोविशसनेस है, भूख है कि हमें और मिले और ये चीज़ और मिले या और मिले, इस तरह की चीज़ें, या किसी दूसरे शख्स के बारे में के साथ हम कोई चीज़ देख लेते हैं, तो वो उसके बारे में हम सोचते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीज़ जेलसी जिसे हम कह सकते हैं। लस्ट है, जिसको हम आसान अल्फाज में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर या फीलिंग्स, फीलिंग्स तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डिज़ायर, अगर आप उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, सो देयर इज़ लस्ट, और ये चीज़ को भी अवॉइड करनी चाहिए। रिलीजियस बेसिस पे भी और वर्ल्डली बेसिस पे भी लिमिटेशन जो है हर चीज़ में अच्छी चीज़ है, और वरना ये इंसान को बर्बाद कर देता है। एंगर है, अगर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ये ठीक बात नहीं है। ग्लटनी है, भूख और प्यास, बहुत ज़्यादा खाना खाना, और ये चीज़ें ये चीज़ जो है, आंखों का भूखा इंसान ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। और एनवी जो है वो भी एक किस्म की जलसी है। इसकी अगर आप मीनिंग देखें तो मीनिंग में इसकी सिनोनिम्स में आपको खवेशनेस भी मिलेगा। इसको ईवल आई भी कहते हैं, या इसे हम उर्दू में हैरस कहते हैं, दूसरे की चीज़ों में आंख डालना, इसलिए इसको ईवल आई कहते हैं कि ओहो उस शख्स के पास इतना है, उसके पास इतना है। और लास्ट में स्लॉथ है, इसको लेज़ीनेस कहते हैं, ये भी बर्बादी है। आप लोगों ने देखे होंगे लोग अपने इर्द गिर्द, या हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेज़ी होते हैं, जो ना वक्त पे रिलीजियस चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ना खाना वगैरह, ना स्टडी करते हैं, तो ये नाकामी का एक जड़ है। तो उम्मीद है कि ड्रामे की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या कोई चीज़ मुझसे रह गई, तो आई एम सॉरी, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।